अब अपन बात करते हैं सेक्स ऑर्गन्स की। हिंदी में क्या कहेंगे? जननांग। सेक्स ऑर्गन्स यानी कि जननांग। सेक्स ऑर्गन्स को अपन दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक तो होते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, या फिर इनको अपन बोल सकते हैं एसेंशियल। क्या बोल सकते हैं? एसेंशियल। हिंदी में कहेंगे प्राथमिक जननांग या फिर आवश्यक जननांग। तो प्राथमिक जननांग या मुख्य जननांग या आवश्यक जननांग, जो भी आप देख लेंगे हिंदी। जो यहां पर है मामला, इसको अपन कहेंगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, या फिर इसको कहते हैं एसेसरी। क्या कहते हैं? एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स, यानी कि द्वितीयक जननांग या फिर सहायक जननांग, और ये प्राथमिक जननांग या मुख्य जन। तो जो होते हैं प्राइमरी, किसको कहेंगे? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। तो वो सेक्स ऑर्गन्स जो गेमेट का फॉर्मेशन करते हैं। गेमेट क्या होता है? स्पर्म या ओवम। गेमेट का फॉर्मेशन करते हैं, स्पर्म और ओवम का निर्माण करते हैं, उनको अपन क्या कहते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है ना। और ये कुछ हार्मोन्स का भी फॉर्मेशन करते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ क्या? ये फॉर्मेशन ऑफ गेमेट्स एंड सेक्स हार्मोन्स, या हार्मोन्स लिख दो, एंड हार्मोन्स। तो यहाँ पर कुछ जरूरी हार्मोन्स बनाए जाएंगे और गेमेट बनाए जाएंगे, यानी कि युग्मकों का तथा हार्मोन का निर्माण होता है। उसको अपन क्या कहेंगे? प्राथमिक जननांग कहेंगे। इनको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को अपन दो कैटेगरी में बांटते हैं। जैसे मान लो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एक तो मेल में देखेंगे अपन और एक फीमेल में देखेंगे। बताइए मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है? टेस्टिस। तो मेल के अंदर होता है बेटा टेस्टिस, ओके। और एक मैंने लिखा टेस्टिस। देखिए आपको देखने में दोनों एक जैसे लग रहे हैं, टेस्टिस और टेस्टिस। क्या दोनों टेस्टिस एक जैसे होते हैं? हाँ, दोनों टेस्टिस बिल्कुल एक जैसे होते हैं। हाँ, ये दोनों नाम लिखे हुए ये एक जैसे है क्या? नहीं, इनमें कुछ फर्क है। अरे क्या फर्क है इसमें और इसमें? सिंगुलर प्लूरल, मतलब एक तो एक वचन है, एक बहुवचन है। तो एक वचन कौन सा इनमें से? आई या ई? आई। ये जो है ना, ये सिंगुलर है, यानी कि ये एक वचन है। एक अकेले को क्या कहेंगे? टेस्टिस। और जो दोनों मिलाकर के कहेंगे ये प्लूरल है, ये बहुवचन है। ठीक है। हिंदी में तो इसको भी वृषण कहेंगे, इसको भी वृषण कहेंगे। ठीक है ना। हिंदी में टेस्टिस को क्या कहते हैं बेटा? वृषण। कहीं पे भी नाम आते हैं वृषण, तो किसके लिए बात हो रही है? टेस्टिस के लिए। बताइए मेल में, पप्पूलाल बताना, कितने जोड़ी टेस्टिस होते हैं? एक जोड़ी, यानी कि टोटल कितने होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है ना। अब बात करते हैं फीमेल के अंदर। तो फीमेल के अंदर जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो क्या हो जाएगा? ओवरीज। तो ये हो गए ओवेरी, और एक लिखा मैंने ओवेरीज। अब बताइए दोनों में क्या फर्क है? ये ओवरी क्या है? सिंगुलर, यानी कि एक वचन, और ये ओवरी क्या है? प्लूरल, यानी कि बहुवचन। अब बताओ टेस्टिस के अंदर क्या बनते हैं? तो ये टेस्टिस क्या बनाएंगे बेटा? स्पर्म, या फिर मैं कह दूं स्पर्म्स। क्या बनाएंगे? ये स्पर्म क्या हो गया? सिंगुलर, और ये वाला क्या हो गया? प्लूरल। ठीक है ना। तो ये हो गया। ओवरीज में क्या बनेगा? ओवम, या फिर कह सकते हैं ओवा। अब बताइए कौन सा सिंगुलर है? दोनों सिंगुलर है। अरे ऐसा ओवा तो बहुत सारे, और ओवम एक हो गया। तो ये क्या हो गया बेटा? सिंगुलर, और ये क्या हो गया? प्लूरल, है ना। जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? अंडा। तो फीमेल के अंदर अंडा और मेल के अंदर स्पर्म बनते हैं, यानी कि शुक्राणु बनते हैं। ठीक है ना। अब बताइए चाहे स्पर्म चाहे ओवम जहां पर भी बन रहे हैं उनको क्या कहेंगे? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। बताइए स्पर्म कहाँ बनते हैं? टेस्टिस में। तो टेस्टिस इज ए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल। टेस्टिस वृषण जो होते हैं नर का प्राथमिक जननांग। ओवरीज ओवम का बनते हैं ओवरी में। तो ओवरी इज ए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ, लेकिन यहाँ पे मैंने हार्मोन और लिखा है, तो साथ के साथ और क्या बनता है? हार्मोन। जैसे कि यहाँ पर बात करें टेस्टिस में, तो कौन सा हार्मोन बनता है? टेस्टोस्टेरोन। एंड्रोजन बनते हैं, जिसमें मेन कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है ना। यहाँ पर बात करें तो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। कौन सा यहाँ पे? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ओके। तो ये आपके कंप्लीट हो गया कौन सा? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। बोलो ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? हर चीज टिप्स पर याद होनी चाहिए। बायोलॉजी ऐसी नहीं घर जाके 2-3 घंटे बायोलॉजी को देकर रटना है, नहीं, हर चीज आपको क्लास में याद करनी है। ओके। तो जितना पढ़ाया जाता है टिप्स पर याद हो जाना चाहिए, तभी मजा आएगा बायोलॉजी में।
बताइए सेक्स ऑर्गन कितनी डिग्री में बढ़ता? 2। प्राइमरी या एसेंशियल? एसेंशियल का मतलब आवश्यक है, मतलब चाहिए ही चाहिए, ये नहीं होगा तो काम ही नहीं होगा, चाहिए ही चाहिए। अगर रिप्रोडक्शन पढ़ना है तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन तो होना ही चाहिए, बाकी नहीं भी होगा तो कुछ जुगाड़ लगा लेंगे, लेकिन स्पर्म ही नहीं बने तो फिर क्या करना। तो एसेंशियल, और ये इसकी जो हेल्प करने वाला है वो हो जाएगा एसेसरी, यानी इसका असिस्टेंट हो गया, वो एसेसरी हो गया। ये प्राइमरी, वो सेकेंडरी। अब बताइए प्राइमरी का काम तो समझ में आ गया, सेकेंडरी का क्या काम होगा? दे प्रोवाइड पैसेज टू गेमेट। तो गेमेट जो होंगे उन गेमेट को रास्ता प्रदान करेगा, मतलब रास्ते होंगे बेसिकली जहां से गुजरते हैं, तो पैसेज टू गेमेट, युग्म जो युग्मक बने स्पर्म ओवम उनको गुजरने के लिए रास्ता देते हैं, रास्ता बनाते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो यहाँ पर जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है, फिर ये मेल और फीमेल दोनों में हो गए, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन मेल और फीमेल दोनों में हो गए। तो इसमें अपन पहले किस में पढ़ेंगे? मेल में, और फिर किस में पढ़ेंगे? फीमेल में। बताइए मेल के अंदर कौन कौन सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है? सबसे पहले स्पर्म बनता है, बन के रवाना हुआ, बोलो कहाँ से निकलेगा? एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस, फिर कहाँ से जाएगा? वाज डिफरेंस, मतलब है तो बहुत सारे नाम है, शॉर्ट शॉर्ट में जो मोटे मोटे याद रखने बता रहा हूँ, जब डिटेल पढ़ूंगा तो और गहराई में जाएंगे, वाज डिफरेंस सारे में जाएंगे रेडियो टेस्ट में। अब एपिडाइमिस, वाज डिफरेंस। अच्छा, ये वाज डिफरेंस होता है या वाजा डिफरेंस होता है? ध्यान रखना दोनों ही होता है, वो मेल सॉरी सिंगुलर प्लूरल के लिए, ठीक है ना? ओके, वाज डिफरेंस। और इसके बाद कहाँ जाएगा? सेमिनल वेसिकल। अच्छा, और क्या हो जाएगा इसमें? प्रोस्टेट ग्लैंड, और कौन सी है? काउपर्स ग्लैंड। और काउपर्स ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है? इसी का नाम है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। पहले एक दो क्लासों में आपको अजीब लगेगा, जो 11 से 12 में आए हैं उनको बहुत सारे नाम नए सीखने को मिलेंगे, लेकिन 2-4 बार बोल लोगे तो नाम मुंह पे चढ़ जाएंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। जिन जिन रास्तों से गुजरता है स्पर्म, उन रास्तों के नाम है एपिडिडाइमस, वाज डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, और अगली है काउपर ग्लैंड जिसको बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं। तो एक बार नाम बोल देना, एपिडिडाइमस, वाज डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपर ग्लैंड और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। नाउ अब फीमेल की बात करें तो फीमेल के अंदर जहां जहां से गुजरेगा ओवम को जाने का जो रास्ता होगा वही हो जाएगा। बताइए क्या है इसके लिए? बोलो बोलो बोलो। हाँ, ये सर नहीं, फेलोपियन ट्यूब ले ले, मैं इतना डिटेल में जाएंगे ना अभी। फेलोपियन ट्यूब, और बोलो यूटेरस, बर्थोलिन ग्लैंड, बर्थोलिन ग्लैंड ना, है ना, वहां पर भी तो जाएगा। अच्छा ध्यान रखना, फीमेल यूटेरस लिख दिया, यूटेरस से बाहर फीमेल का ओवम नहीं निकलता है, ध्यान रखना। आप कहेंगे नहीं सर मेंस्ट्रुअल फ्लूइड में निकलता है, नहीं, मेंस्ट्रुअल फ्लूइड में अगर ओवम बाहर निकला तो मरा हुआ है। फिर क्या स्पर्म वेजाइना से गुजरेगा? हाँ, स्पर्म वेजाइना से गुजर गया, है ना। अब कैसे क्या होता है डायग्रामेटिक बाद में समझेंगे, पहले इतना नोट कर लो। डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, जन्नांगों का विकास। नाउ सेक्स ऑर्गन्स को अपन कितनी कैटेगरी में बांटते हैं? 2 कैटेगरी। एक होते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स और दूसरे होते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है। बात करते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स की। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स मेल में भी होते हैं और फीमेल में भी होते हैं। कहना चाह रहा हूं, चाहे मेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन चाहे फीमेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ये एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से बनते हैं। किससे बनते हैं? एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से। और कब बनते हैं? इंट्रा यूट्राइन लाइफ में। कब? इंट्रा यूट्राइन लाइफ के अंदर। तो फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बाय एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म और ड्यूरिंग इंट्रा यूटेराइन लाइफ, इंट्रा यूटेराइन लाइफ। इंट्रा यूटेराइन लाइफ का मतलब समझ गए? जन्म से पहले का टाइम, जो गेस्टेशनल टाइम चल रहा है वहां पर दोनों का। तो इनका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन किससे होता है? एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से। तो आपसे कोई भी पूछे कि टेस्टिज क्या ओरिजिन कैसा है
या फिर ओवरी का ओरिजिन कैसा है, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन से, तो बताना है क्या, मीजोडर्मल। ठीक है ना। नाउ अब बात करते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल में बात करते हैं और फीमेल में बात करते हैं। मेल में क्या होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, टेस्टिस। तो मेल के अंदर जो टेस्टिस होते हैं ये कब बनते हैं, इंट्रायूटेराइन लाइफ के अंदर, बट ये जिंदगी पर चलो ये भी लिखा है इंट्रायूटेराइन लाइफ, एब्डोमिनल कैविटी। कहाँ पे बनते हैं ये, इन एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी में बनते हैं। क्या लाइफ टाइम एब्डोमिनल कैविटी में रहेंगे, तो इनका फॉर्मेशन तो एब्डोमिनल कैविटी में होता है, बट मेल के जो टेस्टिस होते हैं एब्डोमिनल कैविटी में नहीं रहते, और कहाँ जाते हैं, स्क्रोटम में या एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में आ जाते हैं। ओके, और कब आते हैं, 8 महीने के बाद। तो टेस्टिस descends in abdominal cavity after 8 month। 8 महीनों के बाद टेस्टिस कहाँ जाते हैं, एब्डोमिनल कैविटी में आ जाते हैं, और फिर लाइफ टाइम कहाँ पे रहते हैं, एब्डोमिनल कैविटी में रहते हैं। ठीक है ना। फीमेल के लिए बात करें तो लाइफ टाइम फीमेल के लिए ओवरी कहाँ होती है, एब्डोमिनल कैविटी में रहती है, फीमेल की ओवरी बाहर नहीं आती। ओवरी इज सिचुएटेड इन एब्डोमिनल कैविटी लाइफ टाइम, मतलब जीवन पर्यंत ये कहाँ रहेगी, एब्डोमिनल कैविटी में रहेगी। ओके, और मेल के टेस्टिस बाहर आ गए, ये तो हर कोई समझ सकता है ऐसा आ गए। अब मेरा सवाल ये है कि मेल के टेस्टिस बाहर क्यों आए और फीमेल की ओवरी बाहर क्यों नहीं आई। आपने तुम बताओ रही, टेम्परेचर, शाबाश, एनसीईआरटी की सीधी लाइन है। टेस्टिस जो होते हैं इनका टेम्परेचर जो होता है 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम रखना होता है टेम्परेचर, इस वजह से टेस्टिस कहाँ जाते हैं, बॉडी के बाहर आ जाते हैं। ये तो एनसीईआरटी की रिलेटेड टाइप बात है। अभी मेरा सवाल अभी भी वही है, ये बाहर क्यों आए, इनको 2 से 2.5 कम क्यों चाहिए टेम्परेचर। स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा क्योंकि उसमें मियोसिस होता है ना, तो मियोसिस तो इधर भी तो होगा ओवम के फॉर्मेशन में, मियोसिस ओवम के फॉर्मेशन में भी तो होता है, फिर वो तो हो रहा है उस टेम्परेचर पे, तो स्पर्म क्यों नहीं हो रहा है, बोलो, समझ में आया क्वेश्चन। भाई टेस्टिस बाहर निकले तो निकले क्यों, बोले स्पर्म बनाने के लिए, तो स्पर्म तो ये ओवम अंदर बन रहा था, स्पर्म अंदर क्यों नहीं बन गया। अच्छा, स्पर्म ज़्यादा टेम्परेचर पे सर्वाइव नहीं कर सकते, तो फिर स्पर्म को इजैकुलेट करेगा फीमेल के अंदर, और मेल और फीमेल का टेम्परेचर तो 37 है, तो उस टाइम पे स्पर्म मर जाएंगे। ऐसे कहना चाह रही हो, बोलो, नहीं पता। देखो फीमेल के अंदर ओवम कब बनते हैं, इसकी एम्ब्रियोनिक स्टेज में बन जाते हैं। जब आप लोग अपनी नानी के अंदर थे तब आपके अंदर जितने भी ओवम बनने थे बन गए, ठीक है ना। तो अब क्या होता है, 12-13 साल के बाद अब इनका रिलीज होता है, एक एक करके एक ओवम रिलीज होता है। तो 1 महीने में 1 मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट होता है, तो इस ओवरी से 1 ओवम, फिर अगले महीने इस ओवरी से 1 ओवम, एक ओवम करके रिलीज हो रहा है। तो फीमेल 1 महीने में 1 ओवम रिलीज कर रही है, 1 महीने में 1 ओवम रिलीज कर रही है। और मेल ये फीमेल का काम शुरू कब होता है, 12-13 साल में खत्म कब होता है, 45-50 में खत्म हो जाता है, ठीक है ना। मेल स्पर्म बनाना कब शुरू करता है, 12-13 साल में, और कब तक बनाते रहते हैं, थ्रू आउट लाइफ, मतलब जब तक जिंदगी रहेगी, जब तक है जान स्पर्म बनाते रहेंगे वो लोग, ठीक है ना। तो मेल का काम ज़्यादा रिस्की है, ज़्यादा मेहनती है कि वो स्पर्म लाइफ टाइम बनाता रहता है। अब आप बताओ, फीमेल बनाती महीने में सिर्फ 1 बनाती, क्या रिलीज महीने में सिर्फ 1 करती है, स्पर्म कितने बनते हैं, बहुत सारे, पर इजेकुलेशन कितने सारे स्पर्म निकल रहे हैं आपको पता ही है ना। तो 1 दिन में कितने स्पर्म बनते हैं, तो बेटा 1 दिन में इतने, ये इतने स्पर्म 1 दिन में बनते हैं मेल के अंदर, समझ रहे। 10⁻12 से 10⁻13 स्पर्म पर डे बनते हैं। जब इतने स्पर्म बना रहा है मेल, तो बताइए कि इतना ज़्यादा मियोसिस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। और जब इतना ज़्यादा मियोसिस होगा तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी कितनी तेज होगी वहाँ की, और इतनी ज़्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटी है जो इस टेम्परेचर पर हो नहीं पाएगी, इसलिए टेम्परेचर कम रिक्वायरमेंट है। फीमेल भी मियोसिस वगैरह करती है, बट इसको तो एक ही तो करना है, वो भी आधा अधूरा वहाँ अटका रेस्ट पड़ा था, इसको कंप्लीट ही कराना है। वो भी स्पर्म आ गया तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं। समझे ना बात को। तो फीमेल में सिर्फ 1 ओवम का काम है, इधर पर डे इतने सारे स्पर्म का काम है, इसलिए स्पर्म बॉडी के बाहर होते हैं। किसी किसी के अंदर रह जाते हैं क्या, हाँ रह जाते हैं, है ना। उसी के ऊपर अपन चर्चा करेंगे आज की क्लास में।
तो ये तो हमने बात करी इसके एक्स्ट्रा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की। तो मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन लाइफ टाइम कहाँ रहते हैं? बॉडी के बाहर, ध्यान रखना है ना। 8वें महीने में कहाँ जाते? बॉडी के बॉडी के बाहर आ जाते हैं 8वें महीने में, ठीक है ना। तो वही तो बोलना, बॉडी के बाहर आ जाते हैं, पहले अंदर होते हैं। एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं, अपर एब्डोमिनल के लोअर एब्डोमिनल, और फीमेल में ओवरीज लोअर एब्डोमिनल कैविटी में ही होती है। अब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की बात करें तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन से पहले हमें थोड़ा इवोल्यूशन समझना पड़ेगा। इवोल्यूशन में अगर बात की जाए तो कोर्डेट्स की, सबसे पहले पीसीज से एम्फीबिया, एम्फीबिया से रेप्टाइल्स, देन एक ब्रांच चली गई एविज के लिए और एक ब्रांच चली गई मैमल्स के लिए। अपन बात करते हैं तो जो किडनी का डेवलपमेंट अपन एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ेंगे तो वहां पर देखिए किडनी के अंदर इस तरह से ये होता है नेफ्रोटोम प्लेट। क्या होता है ये? नेफ्रोटोम प्लेट। अब नेफ्रोटोम प्लेट के 3 हिस्से, जैसे ये जो होता है ये प्रोनेफ्रिक पार्ट हो गया, ये मीजोनेफ्रिक पार्ट हो गया, और ये जो हो जाए मेटानेफ्रिक पार्ट हो गया। बताइए हमारी बॉडी के अंदर जो किडनी बनती है वो किससे बनती है? मेटानेफ्रिक से। तो ये मेटानेफ्रिक पार्ट हमारे अंदर क्या बनाता है? किडनी। ये वाला पार्ट एम्फीबियंस के अंदर किडनी बनाता है और ऊपर वाला फिशेस वगैरह इनमें बनाता है, ठीक है ना। तो बताइए हमारे अंदर किडनी कौन सी होती है? मेटानेफ्रिक किडनी होती है, ऐसा अपन एक्सक्रीटरी में पढ़ेंगे। और एम्फीबियंस की किडनी कैसी होती है? मीजोनेफ्रिक। तो आपने एक साइंटिस्ट का नाम आगे जाके पढ़ना है इवोल्यूशन के अंदर, तो वहां पर अपन पढ़ेंगे ऑन्टोजेनी, रिकेपुलेट्स, फाइलोजेनी। मुलर के और हेकल के सिद्धांत सारे पढ़ने पड़ेंगे। तो ऑन्टोजेनी, रिकेपुलेट्स, फाइलोजेनी का मतलब ये होता है कि हर जीव का व्यक्तिवर्ती इतिहास उसके जातिवर्ती इतिहास को दोहराता है। समझना, तुम्हारा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हुआ वो तुम्हारी ऑन्टोजेनी है। क्या है? ऑन्टोजेनी। तुम्हारा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑन्टोजेनी। और एक होती है फाइलोजेनी, कि तुम्हारी स्पीशीज का कैसे ओरिजिन हुआ पोरीफेरा सिलेंटेटा से होते हुए, वो है फाइलोजेनी। क्या कहलाती है? तो ऑन्टोजेनी, रिकेपुलेट्स, फाइलोजेनी। ऑन्टोजेनी अपने आप को फाइलोजेनी को दोहराती है अपने आप में। किसी का अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो हमारा 4 लाख साल का अगर इवोल्यूशन है तो हम अपने 9 महीने के गेस्टेशनल पीरियड में अपने 4 लाख साल के इवोल्यूशन को दोहराते हैं। हमारे अगर गेस्टेशनल पीरियड को अगर देखा जाए तो वहां पर एक स्टेज ऐसी आती है जो मछलियों के एम्ब्रियो से मैच खाती है, एक ऐसी आती है जो सिलेंट्रेटा से मैच खाती है, एक ऐसी आती है पोरीफेरा से। अरे प्रोटोजोआ से मैच खा रहा है, हमारा जाइगोट यूनिसेलुलर होता है और प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर होते हैं। तो यह भी बता रहे हम तो पोरीफेरा से भी पहले के स्टेज को भी दर्शा दिए। तो आप देखिए पोरीफेरा, सिलेंटेटा, टिनोफोरा, प्लेटी हेलमिंथीज, एस्के हेलमिंथीज, एनेलिडा, अर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोडेटा तक के सारे रिपीट होते हैं। देन उसके बाद भी जितना भी इवोल्यूशन हुआ वर्टिब्रेट्स का, पीसीज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, फिर मैमल्स में भी सारे दिखाते हैं। तो बताइए एक फिश की एम्ब्रियोनिक स्टेज में हमारा एम्ब्रियोनिक पार्ट आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। फिश के अंदर हमारा एम्ब्रियो कैसे जाएगा? फिश अपने एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में हमारे एम्ब्रियो को नहीं दिखाएगी, लेकिन हम अपने एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में फिश के एम्ब्रियो को दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे? तो हमारा एम्ब्रियो एक स्टेज में फिश के जैसा है। इसको अपन क्या कहते हैं कि ये ऑन्टोजेनी जो है फाइलोजेनी को रिपीट कर रही है, ये कंसेप्ट, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर क्या होता है कि प्रोनेफ्रिक किडनी है। अब प्रोनेफ्रिक पार्ट हमारे अंदर है बट किसी काम का नहीं है, तो इसको डिजेनरेट होना पड़ेगा। तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? डिजेनरेट। तो ये डिजेनरेट हो गया, डिजेनरेट हो गया, नष्ट हो गया, खत्म हो गया। ये वाला पार्ट जो होता है ये एक डक्ट बनाता है जिसको बोलते हैं मीजोनेफ्रिक डक्ट। क्या बोलते हैं? मीजोनेफ्रिक डक्ट या फिर इसी को क्या बोलते हैं? वुल्फियन डक्ट। क्या बोलते हैं? तो मीजोनेफ्रिक डक्ट या वुल्फियन डक्ट बनाता है। ये एक्स्ट्रा जानकारी थी, सही बात है। यहां पर मीजोनेफ्रिक डक्ट के पास में ही एक होता है मुलेरियन डक्ट। कौन सी होती है? इस चीज को ध्यान रखेंगे। वुल्फियन डक्ट के पास में कौन सी डक्ट होती है? मुलेरियन डक्ट। ओके, यहां पर आते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। पहले मेल में बात करें कि फीमेल में? फीमेल में तो ये रही फीमेल। फीमेल की बात करें तो फीमेल में सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कैसे डेवलप होते हैं? फीमेल के अंदर जो होती है डक्ट के पास वाली कौन सी? मुलेरियन डक्ट। तो मुलेरियन डक्ट, मुलेरियन डक्ट किसके पास है? वुल्फियन के, यानी कि मीजोनेफ्रिक डक्ट के पास है। और पास के लिए शब्द यूज करते हैं अपन पेरा, तो इसको क्या बोल सकते हैं? पेरा मीजोनेफ्रिक डक्ट। तो पेरा मीजोनेफ्रिक डक्ट या फिर मुलेरियन डक्ट। इससे फीमेल के अंदर डेवलपमेंट होता है वेजाइना का, यूटेरस का एंड फेलोपियन ट्यूब का।
तो वेजाइना, यूटेरस और फेलोपियन ट्यूब किससे बनते हैं? मुलेरियन डक्ट या फिर पैरा मीजोनेफ्रिक डक्ट से बनते हैं। कोई समस्या नहीं। अब देखिए फीमेल के अंदर क्या वुल्फियन डक्ट कुछ काम आई? नहीं आई। फीमेल के अंदर वुल्फियन डक्ट कुछ काम नहीं है। वुल्फियन डक्ट तो एम्फीबियंस वगैरह में काम आएगी। तो फीमेल के अंदर इसका क्या होता है? रिग्रेशन। तो यहां पर फीमेल में ये काम तो हो गया। अब आप ध्यान रखेंगे जो उसकी वुल्फियन डक्ट थी, वुल्फियन डक्ट, इसका क्या होगा? रिग्रेशन। तो ड्यू टू रिग्रेशन ऑफ वुल्फियन डक्ट की रिग्रेशन से खत्म हो जाती है, तो उसका कुछ हिस्सा तो अपने अंदर बच जाता है फीमेल्स के अंदर। वो हिस्सा का बनेगा, उसको कहेंगे एपोफॉर्म और पैराफॉर्म। तो उसको एपोफॉर्म पैराफॉर्म कहते हैं, काम की चीज नहीं है। एपोफॉर्म और पैराफॉर्म का निर्माण करता है। ओके। और यहाँ पर फीमेल के अंदर इसका सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन डेवलप हो गया, इधर प्राइमरी भी डेवलप हो गया। नाउ अब बात करते हैं मेल के अंदर। तो मेल में सबसे पहले बेटा कौन सी आएगी? मुलेरियन डक्ट। और मुलेरियन डक्ट आके कहेगी आइए हम अपना काम शुरू करते हैं। ठीक है। मुलेरियन डक्ट अपना काम स्टार्ट करेगी तो क्या बनाएगी? वेजाइना, यूटेरस और फेलोपियन ट्यूब। और अगर मेल के अंदर वेजाइना, यूटेरस, फेलोपियन ट्यूब बन गया तो फिर कैसा मेल? अब मेल चाहता तो है कि मेरे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन डेवलप हो, बट वो ये नहीं चाहता कि वो वाले सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन डेवलप हो। इस समय मेल अपने वाई क्रोमोसोम को फोन करता है। किसको फोन करता है? आप जानते हैं ना फीमेल क्या होती है? एक्स और ये क्या होता है? एक्स वाई। तो अपने वाई क्रोमोसोम को फोन करता है। वाई क्रोमोसोम के ऊपर होता है TDF। क्या होता है? टेस्टिज डिटरमाइनिंग फैक्टर। क्या होता है? टेस्टिज डिटरमाइनिंग फैक्टर काम करेगा टेस्टिज के ऊपर। किसके ऊपर? और टेस्टिज में किस पर? टेस्टिज के अंदर बेटा सर्टोली सेल्स। कौन सी सेल्स? सर्टोली सेल्स। और सर्टोली सेल्स जो है फौरन तुरंत प्रभाव से एक हार्मोन बनाएगी जिसको बोलेंगे एंटी मुलेरियन हार्मोन। क्या बोलेंगे? एंटी मुलेरियन हार्मोन। तो यहां पर वाई क्रोमोसोम की वजह से सर्टोली सेल्स ने क्या बना दिया? एंटी मुलेरियन हार्मोन। समझ में आ गया ना? वो एंटी मुलेरियन हार्मोन क्या करेगा? इस मुलेरियन डक्ट को क्या करेगा? रिग्रेट कर देगा, रिग्रेशन करा देगा इसका। अब मुलेरियन डक्ट रिग्रेट हो गई तो अभी बच्ची कौन सी? वुल्फियन डक्ट। तो अब जो वुल्फियन डक्ट होगी उसको बोलेंगे तुम अपना काम शुरू करो। तो वुल्फियन डक्ट जो उधर जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम कराते हैं एम्फीबियंस में, वो यहाँ पर इसके सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन डेवलप कराएगी। तो मेल के अंदर देखिए वुल्फियन डक्ट। कौन सी डक्ट? वुल्फियन डक्ट जो है ये क्या बनाएगी? इसके सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। नाउ मेल के सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन कौन से? बोलो बोलो बोलो। एपिडिडाइमस, वाज डिफरेंस और सेमिनल वेसाइकल। तो सेमिनल वेसाइकल्स ये बनते हैं। ये सारे क्या हो गए? इसके सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो बताइए मेल विद द नेचर गया कि अगेंस्ट द नेचर गया? जो विद द नेचर जाता तो उसको मुलेरियन डक्ट से बनाना पड़ता, और मुलेरियन डक्ट से बनता तो फिर मेल के अंदर भी वेजाइना होती। ठीक है। तो ये अगेंस्ट द नेचर जाता है। और अगेंस्ट द नेचर जाने में रोल किसका है? वाई क्रोमोसोम का। अगर वाई क्रोमोसोम नहीं होता तो मेल के अंदर ये मेल के सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन ही डेवलप नहीं होते। तो अगर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन डेवलप कराने तो वाई क्रोमोसोम तो होना ही होना है, उसके बिना काम नहीं होगा। तो ऐसी कोई बीमारी अपन पढ़ेंगे जिसमें एक एक्स और एक वाई होना चाहिए था, वाई की जगह पे कुछ आ जाएगा 0, तो ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो जाएंगे। तो फिर उसमें कैरेक्टर जो आने चाहिए वो नहीं आएंगे और कुछ और कैरेक्टर आएंगे। तो अपन बोलेंगे ना तो ही में, न शी में, 5 उंगलियां घी में। ठीक है ना? ऐसे बन जाते हैं। अब एंटी मुलेरियन हार्मोन ने क्या किया? एंटी मुलेरियन हार्मोन किसको खत्म करेगा? मुलेरियन डक्ट को, है ना? क्योंकि मुलेरियन डक्ट रहनी नहीं चाहिए, रह गई तो भी दिक्कत है ना, इसका सुपड़ा साफ करना पड़ेगा ना। मुलेरियन डक्ट को साफ करेंगे तो इसका कुछ आपसे वेस्टिजियल पार्ट बच जाएगा। ड्यू टू एंटी मुलेरियन हार्मोन। किसकी वजह से? एंटी मुलेरियन हार्मोन से। किसका रिग्रेशन होगा? रिग्रेशन ऑफ मुलेरियन डक्ट का रिग्रेशन होगा। जैसे बेटा मुलेरियन डक्ट का रिग्रेशन होगा तो ये मुलेरियन डक्ट जो रिग्रेट होगी एक थ्रेड लाइक फॉर्म में अपीयर होगी, मतलब थ्रेड धागे नुमा संरचना जो मेल की प्रोस्टेट ग्लैंड होती है उसके अंदर, जिसको बोलते हैं प्रोस्टेटिक यूट्रिकल। क्या बोलते हैं? तो ये प्रोस्टेटिक यूट्रिकल बन जाता है। क्या बन जाता है? प्रोस्टेटिक यूट्रिकल। तो प्रोस्टेटिक यूट्रिकल का मेल में पाया जाना इस बात का सबूत है
कि इसमें कहीं न कहीं मुलेरियन डक्ट थी, तभी तो प्रोस्टेटिक यूट्रिकल बना है। और मुलेरियन डक्ट होना इस बात का सबूत है कि अगर ये एंटी मुलेरियन हार्मोन काम नहीं करता तो इसकी बजाय इसके सेक्स ऑर्गन इसमें डेवलप हो जाते हैं। और ये तो बायोलॉजी है, कुछ भी हो सकता है। तो कभी कभी किसी में मान लो हार्मोन नहीं बना तो वो जोर मार के ये ऑर्गन डेवलप करा लेंगे। ओके, और तुम्हारे पास फिर वो फोटो आएंगे, तुम बोलोगे 11 जनों को शेयर करो, आज प्रकोप से ऐसा बच्चा जन्म लिया है। तो किसी का कोई प्रकोप नहीं होता, हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से होता है सारा बायोलॉजी के अंदर। समझे कि नहीं समझे? ओके, तो ये जानकारी ये रही वाई क्रोमोसोम की, और ये जानकारी वो बाद वाली एंटी मुलेरियन डक्ट की। एंटी मुलेरियन हार्मोन, इसका पूरा नाम क्या है? एंटी मुलेरियन हार्मोन। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट है। अभी अंग्रेजी वालों को कोई समस्या नहीं आएगी कि सब कुछ आसानी से समझ में आता है। हिंदी वालों को थोड़ी दिक्कत होगी, तो उसके लिए हमने मॉड्यूल कंप्लीट कर लिए हैं। हिंदी के ज़्यादा नहीं, 3 ही कंप्लीट हुए हैं। कौन कौन देखना चाहेगा? एक। अपन बात करते हैं मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो सबसे पहले चीज है, मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, टेस्टिस जो होते हैं वो इनसाइड द बॉडी होते हैं या आउटसाइड द बॉडी? आउटसाइड द बॉडी, एक पाउच में होते हैं। और कितने पेयर टेस्टिस होते हैं? 1 पेयर। और जिस पाउच के अंदर होते हैं उस पाउच को क्या कहते हैं? ठीक है, ये जो चीज आपको दिखाई दे रही है अजीब सी, दिस इज कॉल्ड स्क्रोटम। स्क्रोटम, या फिर इसको कहते हैं बेटा स्क्रोटल सेक। क्या कहते हैं? या तो इसको कहते हैं वृषण, स्क्रोटल सेक को हिंदी में कहेंगे वृषण कोश। कोश समझते हो? कोश, जहां पे राज्य का खजाना रखते राजकोष। इस तरह जहां पे टेस्टिस पड़े होंगे, वृषण पड़े होंगे, उनको बोलेंगे वृषण कोश। कोश का मतलब रखने की जगह, ठीक है ना। या फिर इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल ये वाला हिस्सा, तो इसके नीचे का तो क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी। अब यहां पर सबसे ऊपर की जो लेयर आपको दिखाई दे रही है, दिस इज स्किन। क्या ये? और स्किन के साथ है बेटा सुपरफिशियल फेशिया। स्किन प्लस सुपरफिशियल फेशिया यहां पर होता है ये। ओके, और इसके ऊपर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? हेयर्स। इनको अपन क्या कहते हैं? प्यूबिक हेयर। ये जो हेयर्स, इनको क्या कहेंगे? प्यूबिक हेयर। एक बच्चा था, पता नहीं उसने गलती से गलत लिख दिया और पब्लिक लिख दिया, याद ही वही गया पब्लिक हेयर। क्लास में पूछा तो जोर से चिल्लाया पब्लिक हेयर, वो भी जोश के साथ कि मैं करेक्ट हूँ। फिर आसपास के बच्चों को भी देखे तो सबने प्यूबिक लिखा हुआ, इसी ने पब्लिक लिखा हुआ है। बीच में इस तरह से खांच है, इसको कहते हैं मीडियन रेफी। क्या कहते हैं? मीडियन रेफी। अब यहां पर 2 स्ट्रक्चर है, एक ये और एक ये, 2 स्ट्रक्चर है। ये क्या है? दोनों टेस्टिस। कितने हो गए? 1 पेयर। अब जो टेस्टिस है, ये वाला कौन सा है? राइट या लेफ्ट? ये राइट टेस्टिस है। और ये वाला कौन सा होगा? बायोलॉजी में स्टडी ऐसे की जाती है, ठीक है ना। जो भी आप स्टडी करें ऐसे सोचना है। ये कौन सा हो गया? राइट, और ये लेफ्ट। तो राइट टेस्टिस, लेफ्ट टेस्टिस। अब बताइए, आपको पता है कि टेस्टिस जो है यहां से एक नली जुड़ी हुई है, उस नली के माध्यम से है ना। ओके, तो 11th वाला, सॉरी आप तो सभी 12th वाला बताओ, ऐसे लटके हुए कि लटके टेस्टिस नली से? स्क्रोटम के अंदर ऐसे टेस्टिस नली के माध्यम से लटके कि लटके? हाँ, तो प्रेशर सारा कहाँ पड़ेगा? इस नली के ऊपर। तो फिर तो टूट गया सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। जैसा आपको लगता है वैसा नहीं होता। एक्चुअल में नली तो बस इनके स्पर्म को निकालने के लिए होती है, और यहाँ पर सपोर्टिंग के लिए इस तरह की स्ट्रक्चर होती है जिस पर ये टिके होते हैं। समझ रहे हो भावनाओं को? रटोगे तो रटते ही रह जाओगे, कंसेप्ट समझोगे तो याद रहेगा हमेशा कि यहाँ से चिपके हुए हैं। डायग्राम ज़्यादा डरावना तो नहीं लग रहा है? क्योंकि मैं पास से देख रहा हूँ, इतना पता नहीं चल रहा है। ये जो स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं गुबर्नेकुलम। क्या कहते हैं? गुबर्नेकुलम। या फिर इसको कहते हैं मेसोर्कियम। क्या कहेंगे? मेसोर्कियम। तो गुबर्नेकुलम या मेसोर्कियम नाम की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। अब देखिएगा, ये जो आपको दिखाई दे रही स्किन के अंदर एक लेयर होगी, उस लेयर को क्या कहेंगे?
डोर्टस मसल की लेयर, कौन सी? डोर्टस। तो यहाँ पर मसल्स प्रेजेंट होगी, दैट इज डोर्टस मसल। कौन सी मसल्स होगी बेटी? डोर्टस मसल। तो मैं रेड कलर से किसको शो कर रहा हूँ? मसल को। यहाँ पर जो मसल है इसका नाम बेटा डोर्टस मसल। क्या है? डोर्टस मसल। अब बताइए डोर्टस मसल वॉलंटरी होती है कि इनवॉलंटरी? ऐच्छिक या अनैच्छिक? अनैच्छिक, इनवॉलंटरी होती है। इनवॉलंटरी या अनैच्छिक है। एक्चुअल में क्या होता है, स्पर्म बॉडी से बाहर क्यों आए? स्पर्म बनाने के लिए, यानी कि उसको टेम्परेचर क्या चाहिए? कम। जितना बॉडी का टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम चाहिए, इसलिए बॉडी से बाहर आए। अब बॉडी से बाहर है लेकिन टच में तो बॉडी के है ना, तो बॉडी के टच में तो बॉडी की हीट तो उसको वैसे ही मिल रही है। तो गर्मियों के टाइम पे बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, उस वक्त ये मसल्स लूज हो जाती है, और जब ये मसल लूज हो जाती है तो टेस्टिज नीचे खिसक जाते हैं ताकि बॉडी की हीट इन टेस्टिज को ना मिले। तो बताइए जब ये टेस्टिज लूज होंगे, टेस्टिज नीचे खिसकेंगे, तो क्या अपनी इच्छा से हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है, तो वो इनवॉलेंट्री है। अपनी इच्छा का इस मसल पे कोई कंट्रोल नहीं होता। सर्दियों के टाइम पे बाहर का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा कम होता है और इस समय टेस्टिज में स्पर्म नहीं बन पाते, उनको हीट चाहिए होती है। तो टेस्टिज उठ के कहाँ चिपक जाएंगे? बॉडी के। तो यहाँ पर ये मसल्स क्या कर जाएगी? कॉन्ट्रैक्ट, और टेस्टिज को ऊपर उठा लेगी ताकि ये बॉडी से हीट ले सके। मतलब कि सर्दियों के टाइम पे ये मसल इनको ऊपर लाने का काम करेगी, गर्मियों के टाइम पे नीचे लाने का काम करेंगे। बोलो सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? ठीक है ना। अब ये जो है डोर्टस मसल है, तो किसके ऑर्डर से काम करती है? तो ये हाइपोथैलेमस के अंडर काम करती है। किसके अंडर? मतलब इसको ये सारा काम कौन देखता है? हाइपोथैलेमस। क्योंकि आप जानते हैं टेम्परेचर सेंटर तो वही होता है, हाइपोथैलेमस। जो लोग ब्रेन पढ़ के आए उनको पता होगा हाइपोथैलेमस से कंट्रोल होता है। इसके बाद अंदर की तरफ और लेयर होती है, इसको क्या कहेंगे? शाबाश, क्रीमेस्टिक फेशिया। क्या कहेंगे? क्रीमेस्टिक फेशिया। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक मसल से अटैच है, उस मसल का नाम है क्रीमेस्टर मसल्स। क्या नाम है? यहां पर क्या होता है, इस तरह से एक रिंग होती है, ऐसी एक रिंग होती है, उस रिंग से बाहर निकल रहे हैं। इस रिंग का नाम होता है सुपरफिशियल इंग्विनल रिंग। क्या नाम होता है? सुपरफिशियल इंग्विनल रिंग। तो इस रिंग से अंदर आ रहा है, दिस इज सुपरफिशियल इंग्विनल रिंग। सुपरफिशियल इंग्विनल रिंग से टेस्टिज की नलियां बाहर जा रही है, एक नली नहीं है। एक्चुअल में यहाँ पे बहुत सारी है जिनको एक साथ ले जाया जा रहा है बाहर, और इन सबको मिला कहते हैं स्पर्मेटिक कोड। क्या कहते हैं? इनके ऊपर चर्चा अपन बाद में करेंगे, स्पर्मेटिक कोड की। पर ये एक नली नहीं है, इसमें बहुत सारी है वायर्स, जैसे समझते ना, एक बहुत सारे वायर होते हैं, फिर एक प्लास्टिक का कोड लगा देते हैं, तो एक कोड के अंदर बहुत सारी नलियां जा रही है। यहाँ से कौन कौन सी वो बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर ये कौन सी हो गई? सुपरफिशियल इंग्विनल रिंग हो गई। एक रिंग है जहां से बाहर निकलता है, तो ये रही रिंग। अब आप देखिए यहाँ पर क्या हो गया, इस रिंग की वजह से यहाँ पर एक केनाल बन गई। क्या बन गई? केनाल। केनाल समझते हैं आप लोग? नाल बन गई, नाल। तो यहाँ पर इसका दूसरा मुंह हो जाएगा केनाल का, इसको बोलेंगे डीप इंग्विनल रिंग। क्या बोलेंगे? डीप इंग्विनल रिंग। और यहां से ये नली अंदर की तरफ जा रही है हमारी बॉडी के अंदर। स्पर्मेटिक कोड कहाँ जा रहा है? यहाँ से बॉडी के अंदर। तो यहां से स्पर्मेटिक कोड जा रहा है बॉडी के अंदर। तो ये जो बनी है केनाल, इसको बोलते हैं इंग्विनल केनाल। क्या है ये? इंग्विनल केनाल। समझ गए बात को? इंग्विनल केनाल। अब जो इंग्विनल केनाल है हकीकत में क्या काम आती है? तो रियल में टेस्टिज बनने कहाँ थे? एब्डोमिनल कैविटी में। और 8वें महीने के बाद नीचे गए, तो उनके आने का रास्ता है ये, मतलब उनके डिसेंड करने का रास्ता है। दिस इज डिसेंडिंग पाथवे। क्या ये? डिसेंडिंग पाथवे। डिसेंडिंग पाथवे, ठीक है ना। यहां पर एक मसल होती है, ये से, इस मसल का नाम होता है बेटा क्रीमेस्टिक मसल। क्या नाम है? क्रीमेस्टिक मसल। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर रिंग है, इंग्विनल रिंग के अंदर से टेस्टिज यहां पे है। कभी कभी क्या होता है, कोई ज्यादा उछल कूद कर रहा है या किसी वजह से टेस्टिज उछल करके ऊपर जा सकते हैं, इस रिंग में फंस जाते हैं या ऊपर एब्डोमिनल कैविटी में चले जाते हैं। तो इंग्विनल रिंग अगर टूट जाए, इंग्विनल केनाल टूट जाए, इंग्विनल रिंग ये टूट जाए, तो टेस्टिज के ऊपर जाने का खतरा है।
और इस टाइप की बीमारी को कहते हैं हर्निया। क्या कहते हैं? और अगर टेस्टिज ऊपर चढ़ गए हैं पेट के अंदर तो इसको बोलेंगे असेंडिंग हर्निया। क्या बोलेंगे? लेकिन दूसरी कंडीशन भी हो सकती है कि इंग्विनल रिंग टूटने की वजह से आंत का कोई हिस्सा, इंटेस्टाइन का हिस्सा नीचे आ गया, देन दैट इज ऑल्सो हर्निया, और उसे कहेंगे डिसेंडिंग हर्निया। ठीक है ना? तो असेंडिंग हर्निया भी हो सकता है एंड डिसेंडिंग हर्निया भी हो सकता है। इसकी मैंने कम लेयर्स लिखी है, एक्चुअल में लेयर्स और भी ज़्यादा है इसकी, लेकिन इतनी जानकारी हमको नहीं चाहिए, हम अपने सिलेबस का ही पढ़ेंगे। तो गुबर्नेकुलम इनको अटैच करके रखता है, ये बॉडी के अंदर होते हैं, बाद में बाहर आते हैं। तो यहाँ पर एक डायग्रामेटिक अगर रिप्रेजेंटेशन इनका लेना चाहें तो ये आपकी बॉडी है और ये इंग्विनल रिंग है, एक इंग्विनल रिंग, इंग्विनल कैनाल, ये दूसरी इंग्विनल कैनाल, और ये रहे टेस्टिज। तो 7वें महीने में टेस्टिज कहाँ होंगे? यहाँ पर एब्डोमिनल कैविटी में। शुरुआत में स्क्रोटम तो बन जाता है और फिर क्या होता है, ये इंग्विनल रिंग इस तरह से बनी होती है और टेस्टिज कहाँ बने? बॉडी के अंदर। तो मान लो ये वाला राइट वाला और ये वाला लेफ्ट वाला, तो 4th मंथ के अंदर मान लो टेस्टिज बन गए। अब क्या होता है, यहाँ से नली, यहाँ से जो था ना, इनसे कनेक्ट होता है, ये ऐसा कनेक्ट होते हैं और इनको इधर की तरफ खींचा जाता है, और खींचने वाला है गुबर्नेकुलम। कौन है? गुबर्नेकुलम। तो गुबर्नेकुलम इसको खींचेगा। 4थे महीने में यहाँ पर है, 5वें में यहाँ पे आएगा, 6ठे में यहाँ पर आएगा, 7वें में यहाँ पर आएगा, और आफ्टर 8th मंथ वो अंदर की तरफ पहुंच जाएगा। ठीक है ना? तो ध्यान रखना अंदर कैसे आता है, उसके पीछे भी लॉजिक है, कौन खींचता है इसको? गुबर्नेकुलम। ठीक है ना? बयालीस हो चुके हैं, तो केमिस्ट्री सॉरी फिजिक्स की क्लास स्टार्ट करनी है ना? केमिस्ट्री कुछ भी करो, केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों में।